राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार इलाहाबाद के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर डिजायर पॉइंट पर। अब आज अपना पहला चैप्टर पहले बाबू सोना को लेके चल रहे हैं, यानी कि पहले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं विलेन की। हम लोगों ने एक एक लेक्चर करके सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज लाए हैं आपका वन शॉट मतलब आप यही पढ़ना है जो हमने पढ़ा चुके हैं, उस चीज़ को और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में पूरे एक लेक्चर में जो हम पढ़ा चुके हैं वो सारी चीज़ें सेट करने के लिए आपके गणेश सर आपके साथ हैं। तो चलिए बताइए, आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो लिख दीजिए स्टार्ट सर। बताइए सब लोग, आप सब लोग रेडी हैं? अपने सर के साथ कमेंट करते रहिए, कोई चीज़ ना समझ में आए और गणेश सर के साथ एंजॉय करते रहिए। चलिए भाई, ले चलते हैं अपनी गाड़ी को, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले ही हम बात करते हैं सल्यूशन की कि भाई ये विलेन है क्या। पहले हम बात करते हैं कि जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में तो जान लें कि भाई ये विलेन क्या है। चलिए, हमने आपको पढ़ाया है कि भाई दो या दो से अधिक, क्या पढ़ाया है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका विलेन कहलाता है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है विलेन और बराबर में कर देना है भाई साहब विलेय और विलायक। विलेन बराबर विलेय प्लस विलायक। और एक लाइन, कितनी लाइन? एक लाइन कि सर विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण, इन दोनों का कैसा मिश्रण बाबू? समांगी मिश्रण। इन दोनों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। यानी कि विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। सर समांगी क्या होता है? समांगी तो हम पढ़े ही नहीं, समांगी मिश्रण जानते नहीं। तो समांगी का मतलब है समान रूप में। समांगी का मतलब क्या है? समान रूप में। अब ये हम उस रूप की बात नहीं कर रहे हैं जो आप डेली मार्केट में जाते हैं और ढूंढते हैं। हम ये उस रूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम विलेय की बात कर रहे हैं कि विलेय का समान रूप से वितरण। विलेय का समान रूप से वितरण किसमें? विलायक में। क्या कहलाता है? विलेन। समझ गए? तो समांगी का मतलब हो गया समान रूप में। रूप पे मत जाइए, पूरे क्या भावनाओं पे मत जाइए, यहाँ पे शब्दों पे जाइए। तो क्या है? समान रूप में। किसका? विलेय का। तो विलेय का समान रूप में विलायक में जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाता है? आपका विलेन कहलाता है। ठीक है सर जी, विलेन की परिभाषा क्लियर। ठीक है, अब विलेन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक हम बात कर रहे हैं विलेय की और दूसरा विलायक की। तो विलेय की हमेशा क्या होती है? विलेय के बारे में जान लीजिए। विलेय की बात करते हैं तो विलेय यानी कि कम मात्रा। किसकी बात कर रहे हैं? कम मात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। विलायक की हम बात कर रहे हैं यानी कि अधिक मात्रा। तो जब भी हम लोग विलेन बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग विलेन बनाएंगे वहाँ पर विलेय की कम मात्रा, विलायक की अधिक मात्रा। विलेय जो घुलता है, विलायक जो घोलता है अपने आप में, यानी कि जिसमें घुलता है, वो हमारा क्या है? विलेय। ऐसे ना ध्यान रहे तो गणेश सर का एग्जाम्पल कि भाई लड़के क्या होते हैं? विलायक। लड़के क्या होते हैं? लड़के जो भी होते हैं आपके, ठीक है, लड़के जो होते हैं वो होते हैं विलायक। लड़कियां क्या होती हैं? जो आपकी लड़कियां होती हैं वो होती हैं विलेय। अब भाई लड़के विलायक क्यों होते हैं? क्योंकि अधिक मात्रा में इनका दिल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। एक दो लड़के नहीं, पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल आ जाता है। इसीलिए लड़के क्या हैं? विलायक। लड़कियां क्या हैं कि भाई चाहेंगी, किसी एक को चाहेंगी, ठीक है। तो ये कम मात्रा में, तो ये हैं विलेय।
तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि विलायक मतलब कि लड़के, विलय मतलब लड़कियां। चलिए बताइए, विलायक की विलेन की डिफिनीशन क्लियर हुई आप लोगों को? यहाँ से विलेन की डिफिनीशन क्लियर हुई? प्रतिमा बेटा कह रहे हैं राधे राधे सर बेटा, राधे राधे। अमन कुमार राम राम बेटा, राम राम। कोई भी दिक्कत आ रही हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सीसी लिखते चलिए साथ में। दोनों लोग क्या करेंगे, सीसी लिख देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए। आज ये 1 शॉट है आप लोगों का विलेन का, कुछ भी पूछना हो एनीथिंग गणेश सर के साथ पूछिए। लड़के लड़कों के चक्कर में मत रहिए, विलय और विलायक को भी पढ़ते रहिए गणेश सर के साथ। अब ये तो बात हो गई विलय और विलायक की, सर ने बात कर ली, विलय समझा दिया, विलायक समझा दिया। अब सर जी आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का, वो हम लोग बात करते हैं कि सर विलेनों की सांद्रताओं के बारे में। किसके बारे में? सांद्रताओं के बारे में। अब आप कहेंगे सर जी आपने विलेन के उदाहरण तो दिए ही नहीं। तो विलेन के उदाहरण भाई साहब भरे पड़े हैं। कैसे? आप नींबू पानी पीते हैं, नींबू क्या हो गया, विलय, और पानी क्या हो गया आपका, विलायक। समझ गए? इसी तरीके से आप क्या करते हैं, शरबत हो गया आपका वो भी क्या है, एक विलेन है। आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं आपके विलेन के ही तो एग्जाम्पल हैं, और ये सब आपके विलेन ही हैं। ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सांद्रता की। किसकी बात कर रहे हैं? सांद्रता। सांद्रता के ऊपर हमने लोगों ने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है आप लोगों के साथ। सांद्रता का मतलब ये होता है साथियों कि कोई भी विलय या कोई भी विलायक या इन दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारे पास आ गया विलेन। क्या आ गया? विलेन। तो हमारा कोई भी विलेन जो विलय और विलायक से मिलके बना है वो कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है। यानी कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता प्रोपोर्शनल किसके होती है? सांद्रता की अगर हम बात करें तो सांद्रता प्रोपोर्शनल किसके होती है? विलय की मात्रा के। किसके साथियों? विलय की मात्रा। जो आपकी विलय की मात्रा रहेगी उसके प्रोपोर्शनल होगी। सर जी इसको और अच्छे से समझाइए। भैया आपके घर पे मेहमान आए, आपने बनाई बढ़िया सी चाय। अब चाय में आपने चीनी ज़्यादा कर दी, चाय ज़्यादा मीठी हो गई, यानी कि सांद्रता उसकी ज़्यादा है क्योंकि आपने चीनी ज़्यादा कर दी, विलय की मात्रा ज़्यादा कर दी। अब भैया क्या हुआ, आपने के घर में चीनी थी नहीं, आपने कम चीनी डाली, यानी कि चाय आपकी फीकी रह गई। चाय फीकी रह गई इसका मतलब उस चाय की सांद्रता कम है क्योंकि विलय की मात्रा आपने क्या कर दी, कम कर दी। भाई चीनी बची नहीं, आप ज़्यादा आ गए, इसमें हम क्या करें? चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी क्या, सांद्रता। इज इट क्लियर? अब हम किसकी बात करते थे? सांद्रता। अब सांद्रता के अनुसार विलेन के हमने कितने प्रकार बताए हैं? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। सांद्रता के अनुसार हमने विलेन के कितने प्रकार बताए हैं? कमेंट कीजिए सब लोग। क्लियर है ना अमन? शाबाश। राधे राधे अनय जी। राम राम बेटा। अनय पांडे कोई बात नहीं बेटा, आप आ गए। चलिए अब ये बताइए हमको कि सांद्रता के आधार पर हमने आपको विलेन कितने प्रकार का पढ़ाया है? सांद्रता के आधार पर गणेश सर ने आपको विलेन कितने प्रकार का पढ़ाया है? बस इतना बता दीजिए, गणेश सर खुश हो जाएंगे। 4 प्रकार का बता रहे हैं। गलत बेटा, 9 प्रकार का गलत। क्या कर रहे हैं आप लोग? सांद्रता के अनुसार हमने 5 प्रकार का पढ़ाया है। गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग। कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 9। ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी आप लोग भूल जाएंगे गणेश सर के साथ? 5 प्रकार का अभी ध्यान आएगा। पहला पढ़ाया है तनु। तनु, तनु किसी लड़की का नाम नहीं है, पहले ध्यान रखिए। हम तनु विलेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तनु विलेन, वैसे नाम बहुत खूबसूरत है तनु। दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं सांद्र विलेन। किसकी बात की है हमने? सांद्र विलेन की। थर्ड हमने बात की संतृप्त विलेन। किसकी बात की भाई? संतृप्त विलेन की। फोर्थ हमने बात की असंतृप्त विलेन की।
अभी सब ध्यान आ जाएगा आपको। और फिफ्थ हमने बात की अति संतृप्त विलयन की। अति संतृप्त, अब भाई हमको एक एक करके बताइए, कमेंट कीजिए। यही 5 हमने पार्ट्स बताए थे, बताइए आप सब लोग, यही 5 हमने पढ़ाए थे। ठीक है, यही हमने पढ़ाए थे। एक आपको तनु पढ़ाया है, शांत पढ़ाया है, संतृप्त पढ़ाया है, असंतृप्त पढ़ाया है। ठीक है, असंतृप्त पढ़ाया है और अति संतृप्त पढ़ाया है। यही 5 पार्ट्स गणेश सर ने आपको पढ़ाए हैं। तनु, तनु मतलब अल्प, तनु मतलब अल्प या अल्प मात्रा। अब एक एक चीज समझते रहिए। तनु विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही कम होती है। उनको हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान रखिए कि भाई आप लोगों ने फीकी चाय पी ली, फीकी चाय पी ली मतलब कि अल्प चीनी की, उसकी चीनी उसमें इतनी कम थी, इतनी कम थी कि आपकी चाय फीकी रह गई। तो उसको आप क्या कहेंगे कि भाई ये तनु विलयन है, ये तनु चाय है। सांद्र, सांद्र विलयन क्या हो गया, सांद्र विलयन वह विलयन हो गया, ध्यान दीजिए, सांद्र विलयन वह विलयन हो गया जिसमें चाय, जिसमें क्या हो गया, चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई। भाई अब चीनी की ज़्यादा मात्रा हो गई तो क्या हो गया भाई, इतनी मीठी चाय, इतनी मीठी चाय कि मेरे से तो पियो ना जाए, समझ गए। तो वो क्या हो गया, सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को ध्यान से सुनिए। संतृप्त विलयन हमारा वह विलयन होता है जिसमें आप निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित मात्रा, विलय की एक निश्चित मात्रा को ही विलायक में घोला जा सकता है, यानी कि और अधिक आप क्या विलय को विलायक में नहीं घोल सकते। तो निश्चित ताप और निश्चित दाब पर आप विलय की निश्चित मात्रा को ही विलायक में घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। वो आपका क्या हो जाएगा भाई, संतृप्त विलयन हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, असंतृप्त विलयन की, कि भाई कोई निश्चित मात्रा नहीं, जितना मन हो उतना आप विलय को विलायक में घोल दीजिए, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। अब इसको थोड़ा सोच लीजिए, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, क्या अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तो अति संतृप्त में ही क्या आ गया साथियों, संतृप्त। क्या आ गया, संतृप्त, यानी कि ये कुछ कुछ संतृप्त होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ताप या दाब में परिवर्तन कर कर, इसमें हमने क्या कहा, निश्चित ताप और दाब पर विलय की एक निश्चित मात्रा को आप क्या हो सकते हैं, विलायक में घोल सकते हैं। लेकिन हमने कह दिया अति संतृप्त। अति संतृप्त मतलब क्या हो गया, आप विलय की निश्चित मात्रा नहीं रह जाएगी, यानी कि एक निश्चित और निश्चित दाब नहीं रह जाएगा, यानी कि आप एक निश्चित दाब या ताप में परिवर्तन करके विलय को कुछ और मात्रा को भी विलायक में घोल सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अति संतृप्त कहते हैं। एक प्रश्न आता है, क्या अति संतृप्त विलयन स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं? तो अति संतृप्त विलयन हमारे कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। अब अस्थिर मतलब क्या होते हैं, अस्थिर का मतलब क्या हमने बताया, अस्थिर का मतलब हमने आप लोगों को ये बताया है कि अस्थिर जब होता है कोई भी विलयन हमारा स्थिर तब कहलाता है जब हम विलयन को ऐसे ही छोड़ दें और विलायक और विलय के अणु अलग अलग होने लगे, यानी कि उसमें जो विलय के अणु हैं वो नीचे तली में बैठने लगे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अस्थिर विलयन हो जाता है। तो आप कहेंगे सर इस प्रकार समांगी विलयन नहीं बनेगा, तो ये हमारा विलयन में होना ही नहीं चाहिए, एक समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। लेकिन सही बात है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, अति संतृप्त विलयन में कंसीडर करते हैं, मानते हैं। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं ये आपका एक एक्सेप्शनल पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, कितने टाइप हो गए, 5। जो लोग 4 बता रहे थे, 9 बता रहे थे, क्लियर रखिए माइंड में कि कितने टाइप होते हैं आपके, 5 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर आपके ये 5 प्रकार होते हैं। चलिए बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। हाँ सौरभ दुबे सर, टाइम क्या, आपकी डेली टाइमिंग
केमिस्ट्री क्लास की मंडे से फ्राइडे शाम को 6 बजे रहती है। लेकिन ये आपका वन शॉट था, यानी कि सारा जो पढ़ाया है वो गणेश सर इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसलिए इसकी टाइमिंग 5 बजे से रखी गई है। बाकी आपकी क्लास की टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे ही रहने वाली है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं साथ में। तो ये हमने पढ़ लिया भाई सांद्रता कि सांद्रता का मतलब क्या हो गया, कोई भी विलेन हमारा कितना तनु है, कितना गाढ़ा है, ये हमारी हो गई सांद्रता। और उसके अकॉर्डिंग सर ने 5 हमको प्रकार पढ़ा दिए। गणेश सर के साथ बने रहिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। आइए भाई अब हम और क्या पढ़ने वाले हैं। अब विलनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब गणेश सर ने बताया है कि भाई विधियों की बात कर रहे हैं, तो हमने 2 प्रकार की विधियां आपको बताई हैं। ठीक है, सांद्रता की कितनी विधियां पढ़ाई हैं? 2। एक हमने पढ़ाई है आपको भौतिक विधि, और दूसरी गणेश सर ने बताई है रासायनिक। ठीक है, जब आप विलय की मात्रा ग्राम, ठीक है, जब आप विलय की मात्रा किस की बात करेंगे, ग्राम की बात करेंगे, ठीक है, या आप लोग लीटर में बात करेंगे, ग्राम किलोग्राम या लीटर में बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, भौतिक विधि की। रासायनिक विधि में यानी कि जब आप किसकी बात करेंगे, मोल में, जब आप मोल में बात करेंगे या ग्राम तुल्यांक में बात करेंगे, ग्राम तुल्यांक, इस बात को समझिए। तो हम किसकी बात करेंगे, रासायनिक विधि की। तो सांद्रता की सर ने 2 विधियां आपको पढ़ाई हैं। पहली भौतिक, अच्छा सर ये भौतिक रासायनिक का थोड़ा सा मतलब समझाइए। ठीक है भाई, अब आप खड़े हुए हैं कहीं रोड पे, कहीं भी खड़े हुए हैं, आपने देखे भाई सामने से कोई सुंदर सी कन्या आ रही है। अब वो आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है भाई, टिप टॉप होके अच्छे से आ रही है, अच्छे से उसने कपड़े पहने हैं, लाली लिपस्टिक बढ़िया सा लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं, आपके ना यार कितनी सुंदर बंदी है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। अब क्या आप उसको जानते हैं, क्या आप उसका नाम जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं? आप उससे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपने उसको देख के बता दिया कि वो, तो ये क्या हो गया, ये भौतिक स्वरूप, ये उसका क्या हो गया, भौतिक स्वरूप। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आपने उसको देख के बता दिया। इसी प्रकार आपके पास जो विलय की मात्रा होगी, आप उसे देख के बता देंगे, तोल के बता देंगे कि भाई ये कितना ग्राम है, ये कितना लीटर है। समझ गए? रासायनिक, अब भाई आप उसके पास गए, उसका नाम जाना, उससे जान पहचान मिलाई, 1-2 महीने उसके साथ घूमे फिरे, फिर आपको क्या होगा, उसकी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा कि भाई लॉयल है या ऑनेस्टी है इसमें या नहीं है, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। यानी कि वो सारी चीज़ें आप जब वहाँ इन्वॉल्व होंगे तब पता चलेगा। तो इसी तरीके से रासायनिक विधि क्या होती है, क्या आप किसी भी विलय को देख के बता सकते हैं कि उसके कितने मोल हैं, देख के बता सकते हैं कितना ग्राम तुल्यांक है, नहीं बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, रासायनिक विधि। तो इसको ध्यान रखिए। तो किसी भी सांद्रता को पढ़ने के लिए 2 विधियों की हमने बात की, पहली भौतिक विधि, दूसरी रासायनिक विधि। भौतिक विधि, अच्छा रासायनिक विधि में आपकी क्या क्या आती हैं, आपकी मोलरता आती है, मोललता आती है, नॉर्मलता आती है, आपका मोल प्रभाव। जिन सभी विधियों में हम मोल का यूज़ करेंगे या ग्राम तुल्यांक का यूज़ करेंगे, वो आपकी किस में आएगी, रासायनिक विधि में। और जिन सभी विधियों में हम ग्राम या लीटर की बात करेंगे, जैसे पीपीएम की आप सांद्रता की बात करेंगे, भार प्रतिशतता की बात करेंगे, आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे, तो इन सब में किसकी बात करेंगे, आप विलय पे फोकस रहेंगे। किस पे फोकस रहेंगे साथियों, विलय पर। तो वो हम किस में आएगा, भौतिक विधियों में। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी भौतिक विधि है, कौन सी रासायनिक विधि है। तो बस गणेश सर का एक कॉन्सेप्ट कि भौतिक विधि किलोग्राम या लीटर और रासायनिक विधि ग्राम तुल्यांक या मोल, समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ। थैंक यू बेटा, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ।
सर इसका न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल के ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, तो आप लोग जाइए न्यूमेरिकल को कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो गणेश सर से पूछिए। हमने ऑलरेडी पूरे 4 के 4 लेक्चर्स केवल आपके विलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल ही कराए हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, तो अब हम क्या करते हैं, विधियों की ओर बढ़ते हैं कि सर एक एक विधि पढ़ते चलते हैं फटाफट, गणेश सर के साथ धुआं बनाते हुए। आइए। हो चलिए भैया तुम भी जाओ। पहली विधि हम किसकी बात कर रहे हैं, भार प्रतिशतता की। किसकी बात कर रहे हैं, भार प्रतिशतता की। तो गणेश सर ने आप लोगों को फार्मूले से, केवल फार्मूले से क्या पता है, केवल फार्मूले से ही आप लोगों को आंसर देना या सिखाया है किसी भी प्रश्न का। तो विलेन की भार प्रतिशतता क्या कहती है, तो आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं, और इसको हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से समझिए फार्मूले से। एक फार्मूले का मैं सिखाऊंगा, बाकी सारे आप खुद करेंगे। 100, ध्यान से समझिए, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं, और इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 20% C2H5OH भारानुसार। अगर कहीं भी लिखा है 20% या कहीं भी लिखा है 30% C2H5OH भारानुसार, हम लोगों ने प्रश्न भी बहुत किए हैं, कि 10% आयतनानुसार, 25% भारानुसार। तो 20% C2H5OH का मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम क्या है, C2H5OH है, बाकी 80 ग्राम आपका विलायक है। समझ गए। कहीं भी लिखा हो अगर 15%, कहीं भी लिखा हो 15%, इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलियन में 15 ग्राम विलेय है और बाकी का आपका 85 ग्राम विलायक है। ध्यान रखिए। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई जहां आप उपस्थित हैं, जिस गार्डन में उपस्थित हैं, वहां 15% लड़कियां हैं, यानी लड़कियां क्या हैं, विलेय, यानी कि 15% विलेय है, बाकी का 85% लड़के हैं, और लड़के वैसे भी घूमते रहते हैं। एक अनार 100 बीमार। अब दूसरे हम लोग बात कर रहे हैं विलेन की आयतन प्रतिशतता। किसकी बात कर रहे हैं, विलेन की आयतन प्रतिशतता की। चलिए भाई अब हम लोग इसको भी उड़ा देते हैं। हमने कहा है केवल फार्मूला याद रखिए, डिफिनीशन आप लोग एग्जाम में वो बेहतरीन लिख के आएंगे कि कहीं भी नहीं आपको मिलने वाली है। यहाँ से आ जाइए, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को 100, फिर से ध्यान रखिए, 100 ग्राम 100 ml विलेन में उपस्थित, ठीक है, विलेय की ml में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और वहीं इसको हम किससे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको हम इससे रिप्रेजेंट भी करते हैं। भाई किसकी आयतन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, v बना देंगे। क्या बना देंगे, v बना देंगे। ध्यान रखिए। आ जाइए, कहीं भी लिखा है 20% C2H5 आयतनानुसार, कहीं भी अगर लिखा हो 20% C2H5 आयतनानुसार, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें 20 ml आपका क्या है, C2H5OH है, और बाकी का 80% क्या है, जल है। 80 ml क्या है, जल है। ध्यान रखिए इसमें, यानी कि आपने 100 ml 80 ml पानी में 20 ml वोडका मिलाया है, तभी आप उसको ड्रिंक कर पा रहे हैं, वरना अगर आप केवल प्योर वोडका पी जाएंगे आपका गला कट जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं ppm में सांद्रता। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी इससे पूछते हैं कि भाई क्या है ppm में सांद्रता। तो ppm का अर्थ क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान रखिए क्या होता है, पार्ट्स
पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10⁶ ग्राम की बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब आप क्या देंगे, 10⁶ ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। फिर से डिफिनीशन पे जाइए, सर ने क्या कहा, डिफिनीशन बनाने के लिए फॉर्मूले पे आइए कि भाई 10⁶ ग्राम विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। 1 m का मतलब 10 लाख यानी कि 10⁶। कहीं भी लिखा है 10 ppm NaCl, कहीं भी लिखा है 10 ppm NaCl, उसका मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन ग्राम बिलियन में 10⁶ ग्राम बिलियन में आपका 10 ग्राम केवल क्या है, NaCl है, बाकी का बाकी जल है। कितनी बड़ी बात है। कहीं लिखा है, फिर से समझिए, कहीं लिखा है 10 ppm NaCl, इसका मतलब क्या हो गया, 10⁶ ग्राम 10 लाख ग्राम विलियन में केवल विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम NaCl है। ओके, आगे आइए, हवा में उड़ाते चले जाएंगे, ग्राम लीटर में सांद्रता। अब हमने क्या ले लिया, दोनों को मिक्सअप कर लिया, भारानुसार और आयतानुसार दोनों को मिक्सअप कर लिया, यानी कि हमने क्या कह दिया कि भाई, अब हमने यहाँ क्या कह दिया, ग्राम लीटर में सांद्रता, तो हम लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी कि आपने विलयन लीटर में लिया है और विलेय को किस में लिया है, ग्राम में लिया है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को आप क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ध्यान रखिए अच्छे से। तो भाई ये तो हमने पढ़ ली। अब इन सब में आपने लोगों ने एक चीज़ फोकस की कि सर किसकी बात कर रहे हैं, या तो ग्राम की बात कर रहे हैं या लीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तक की सारी विधियाँ, यानी कि यहाँ तक की सारी विधियाँ आपकी कैसे हैं, यहाँ तक की सारी विधियाँ आपकी कैसी हैं, भौतिक विधियाँ। गुरुदेव, नहीं बेटा क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी गुरुदेव, क्या पूछ रहे हैं बेटा, बताओ, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अनय पांडे पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर, क्या पूछ रहे हैं बेटा, बताओ। निश्चित ताप पर विलयन की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अति संतृप्त। यस गुरुदेव, हाँ, फिर से एक प्रश्न पूछिए। हाँ, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, संतृप्त विलयन आपने क्या पढ़ा, संतृप्त विलयन आपने ये पढ़ा कि एक निश्चित ताप पर आप विलेय की विलायक में मात्रा, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित मात्रा को ही आप घोल सकते हैं, वो आप क्या है, संतृप्त। असंतृप्त क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं, आप एक निश्चित ताप पर और दाब पर क्या कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा से अधिक भी विलेय घोल सकते हैं। आपका क्या हो गया, अति संतृप्त विलयन हो गया। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, वो असंतृप्त विलयन हो गया, अब हम कह रहे हैं अति संतृप्त। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आप ताप और दाब बदल दें, अगर आप ताप और दाब बदल दें, तब एक निश्चित मात्रा से अधिक भी आप विलेय को विलायक में घोल सकते हैं। लेकिन अति संतृप्त विलयन क्या होता है, आपका अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं विलेय की जो हैं, जो विलेय के अणु हैं, घटक हैं, वो नीचे बैठने लगेंगे। तो ये मैं कह रहा था बच्चे। अभी भी नहीं क्लियर हो गया? अने बेटा बताओ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ नहीं बेटा? मोहिनी बेटा कह रहे हैं सर डेली पढ़ाते हैं। हाँ बेटा डेली पढ़ाते हैं, डेली। समझ में आया नहीं है बेटा? बताइए बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया हो तो सीसी लिख दीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए फटाक से। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है, चलो ठीक है।
अब हमने क्या बात की है, अब यहाँ तक हमने देखा कि हम भाई किसकी, विलेय की बात कर रहे हैं ग्राम और लीटर में। हम सारे के सारे विलेय की किस में बात कर रहे हैं, ग्राम और लीटर में हम सारे के सारे विलेय की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सारी हमारी कैसी हैं, बताओ बताओ, भौतिक विधियाँ। अब हम रासायनिक विधियों की ओर पढ़ेंगे। अब हम रासायनिक विधियों में देखेंगे कि हम जितने भी अब हम विलेय और विलायक या विलयन जो हम बात कर रहे हैं पूरा, वो सब किस में होगा, मोल में होगा। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मलता की। सारे फार्मूले हम सारी डिफिनीशंस फार्मूले के बेसिस पे बनाने वाले हैं। आ जाओ भैया नॉर्मलता। तो देखो इसका ये फार्मूला है, कुछ नहीं करना है, इंटू कर दो 1। आइए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, फिर से देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यही देखो मैंने लिखाया है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक देख लो भाई, इसका मात्रक क्या हो गया, ग्राम तुल्यांक, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिए हैं, तुल्यांक लिया है, तो ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो गया। अब वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसको हम लोग नॉर्मल विलयन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, नॉर्मल विलयन कहते हैं। आ जाओ, तो ग्राम तुल्यांक का फार्मूला होता है भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अम्लीयता क्षारीयता, या फिर धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या। यहाँ पे क्या है, अणुभार बटे धनावेश या फिर ऋणावेश, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद या फिर अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, इनमें से एक फार्मूला। हमने नॉर्मलता से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, तो वहाँ पे जाके देखिए कि भाई ग्राम तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालते हैं। गणेश सर ने शायद फर्स्ट ही लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें कराया होगा, तो जाके देखिए वहाँ से अच्छे से। आइए, इसी तरीके से मोलरता की हम लोग डिफिनीशन देंगे। ओके, तो हम क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, फिर से देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसको मोलर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। कहीं पे अगर ना समझते आए तुरंत कमेंट करना। और मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोलरता से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जाके रिवाइज कीजिए, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आते हैं, हम बात करते हैं मोलरता हो गई, यहाँ मोललता है। क्या है साथियों, ध्यान दो, मोललता। अब मोललता के डिफिनीशन देने के लिए इसके फार्मूले पे आ जाओ, इसके फार्मूले पे आ जाओ। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम होता है। वह विलयन जिसकी मोललता 1 होती है उसको हम लोग मोलल विलयन कहते हैं, विलयन, ठीक है, उसको हम लोग मोलल विलयन कहते हैं। और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मुजवानी याद रखना है, फार्मूला, केवल फार्मूला याद रखिए गणेश सर के साथ, और पूरे का पूरा आप लोग यूं कर दीजिए, धुआं बना दीजिए। अब हम लोग किसके कहते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए ध्यान रखिए, मोल प्रभाज विलेय का भी होता है और मोल प्रभाज विलायक का भी होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि भाई विलयन के प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करो, तब यानी कि वो आपको विलेय का भी पूछ रहा है और विलायक का भी पूछ रहा है, और बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, आइए सीधे फार्मूले से ही पढ़ेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज का मतलब होता है जिसका मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोल ऊपर और अपान में कुल मोल। यानी कि अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछा गया है, विलेय के मोल ऊपर और अपान कुल मोल। कुल मोल मतलब विलेय प्लस विलायक के मोल। अगर हमने किसी विलयन में विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n
स्मॉल एन हमारे क्या हैं, विलय के मोल, अब कैपिटल एन हमारे क्या हैं, विलायक के मोल। और अगर आपसे कोई कहे विलय का मोल प्रभास, क्या कोई कहे विलय का मोल प्रभास, विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश कोई पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे, मोल प्रभाज अगर कोई पूछे तो भाई स्मॉल एन यानी कि विलय के मोल ऊपर रहेंगे और स्मॉल एन अपान कैपिटल एन और कुल मोल नीचे आ गए। इसी तरीके से अगर कोई विलायक का पूछे आप लोगों से, किसका पूछे, विलायक का, तब आप लोग क्या कह देंगे, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन कैपिटल एन। ठीक है, तो ऊपर अगर आ जाएगा विलय का मोल प्रभाज और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। और ध्यान रखिए पूरे विलेन का मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। आप विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे और विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तब साथियों कितना आएगा, मुस्कुराकर बताइए, 1 आने वाला है। कितना, 1 आने वाला है। ठीक है, आइए प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज, हेलो गुरुजी। हाँ बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल O2 के मोल अंश की गणना कीजिए यदि, ठीक है, यदि विलेन में 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। रिया बेटा ये क्वेश्चन कर रही हैं, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। रिया बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और आप लोग खुद कर लेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और आप लोग अच्छे से कर लेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल की आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। 20% का अर्थ है कि उसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, और बाकी का 80 ग्राम जल होगा और 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब आपको अगर मोललता निकालनी है तो यहाँ से मोललता फाइंड आउट कर लीजिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मोललता निकालने के लिए कैपिटल एम बराबर क्या ले रहे हैं, मोल बटे विलेन लीटर में ले रहे हैं। ठीक है, अब मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार और अपान विलियन लीटर में। भार आपको पड़ रहा है 20 ग्राम, अणुभार एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार निकाल लीजिए, फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कोई बात नहीं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं। चलिए और बताइए, और कुछ पूछना है? रिया बेटा क्लियर हो गया? अच्छा, मोल अंश निकालना था, तो मोल अंश तो बहुत सरल है, आप लोगों को मोल अंश निकालना था। इसमें अगर मोल अंश निकालना हो तो सिंपल सी बात है भाई, हमें स्मॉल एन निकालना है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, भार आपको दिया है 20 और एथिलीन ग्लाइकोल का 20, एथिलीन ग्लाइकोल का यहाँ पे अणुभार लिख लीजिए। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार लिख लीजिए, स्मॉल एन मिल जाएगा। कैपिटल एन बराबर 80 ग्राम दिया है, ठीक है, और 80 ग्राम यहाँ पे दिया है, और जल का अणुभार यहाँ पे लिख लीजिए 18 आएगा जो कि आपका। और मोल प्रभाज निकालना है तो जो हमने फार्मूला बताया उसमें वैल्यू रख दीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है बेटा? रिया बेटा क्लियर है? अगर क्लियर है तो सीसी लिख दो, कॉन्सेप्ट क्लियर। रिया बेटा अगर क्लियर हो तो सीसी लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा मोल प्रभाज। तो कुल हमने देखा कि 6 से 7 हमारे पास विधियां हैं सांद्रता को व्यक्त करने की। ये सब सांद्रता को व्यक्त करने की हमारे पास 6 से 7 विधियां थी। आइए नेक्स्ट आते हैं। अब भाई बात कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली की। गणेश सर बता चुके हैं, कमेंट करके बताइए कि भाई अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है।
तो पहले तो ध्यान रखिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली प्राकृतिक भी होती है और आपकी कृत्रिम भी होती है। आपके एग्जाम में कृत्रिम अर्धपारगम्य पूछा भी जाता है, अभी प्रश्न भी आएगा आप लोगों के सामने, देखेंगे, गणेश सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली, तो ये वो झिल्लियाँ होती हैं जिसमें विलायक के अणु एक पार से दूसरे पार चले जाते हैं। कैसी झिल्लियाँ होती हैं? ये वो झिल्लियाँ होती हैं जिसमें क्या होते हैं, विलायक के अणु एक पार से दूसरी पार चले जाते हैं। देखते हैं वे झिल्लियाँ जिसमें केवल विलायक के अणु आर पार, केवल जिसमें विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलय के नहीं। ध्यान रखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की ये क्वालिटी है, ये विशेषता है, इसमें केवल क्या होगा, क्या होंगे, केवल विलायक के गुण ही आर पार जा सकते हैं, विलय के नहीं। इन झिल्लियों को ही अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंडे की झिल्ली, हमने किसकी बात की थी कि जो अंडे की झिल्ली होती है वो क्या होती है, आपकी अर्धपारगम्य। कोशिकाओं की झिल्ली, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो रोक लिए जाते हैं, बाकी जो भी कचरा है वो निकाल दिया जाता है। तो वो वहाँ पे हमारा किसका काम होता है, कोशिकीय झिल्लियों का काम होता है। कापर फेरोसाइनाइड ये एक कृत्रिम झिल्ली है, ये आपकी क्या है, एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको ध्यान रखेंगे, कापर फेरोसाइनाइड। तो सिंपल सा इसका एक फार्मूला है कि छोटू बेटा कह रहे हैं, छोटू कह रहे हैं हेलो, हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम है बेटा पूछो। छोटू पासवान, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उन झिल्लियों को हमने एग्जाम्पल, तो सिंपल सा फार्मूला ध्यान रखना है कि गणेश सर ने कहा है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब कि भाई केवल विलायक, हम लड़के ही इधर उधर जा सकते हैं। और कैसे, इसको बेहतरीन ढंग से ऐसे समझिए कि भाई अगर आपके घर पे आपकी सिस्टर होंगी और सिस्टर, सपोज क्या हुआ कि सिस्टर की जब दोस्त लोग घर पे आती हैं, या फिर यह समझिए आपके सिस्टर हैं, उनकी कोई फ्रेंड आई, तो भाई वो फ्रेंड आई और अपने सिस्टर के रूम में बैठी हुई हैं, तो वो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या हैं, विलय, आप हैं विलायक। अब भाई जब तक वो लड़की, आपकी सिस्टर की फ्रेंड उस रूम में बैठी रहेगी, आप क्या कहेंगे, बार बार उस रूम के चक्कर लगाएंगे, दीदी पानी तो नहीं चाहिए, दीदी आपके लिए मैगी बना दें, दीदी कोल्ड ड्रिंक ले आए, आप बिल्कुल सेवा सत्कार में लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप चक्कर लगा रहे हैं, आप अर्धपारगम्य की तरह वो चीज़ वहाँ पे बिहेवियर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आप विलायक हैं, इसलिए रूम में बार बार आ जा रहे हैं, राइट। चलिए बताइए, थैंक यू बेटा। जो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्धपारगम्य के आगे कि भाई तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण, तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण धर्म क्या है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को समझाते हैं। विलयनों के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जहाँ पर भी अणुसंख्यक गुणधर्म आए, जहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म आए, वहाँ केवल आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, विलय। भाई एक शादी में, पूरी शादी हो रही, उसका मेन रोल किसका है, लड़की का। पूरी शादी में मेन रोल किसका है, लड़की का। कि भाई लड़के के घर वाले क्या सोचते हैं कि भाई नई बहू आएगी, फिर ये रीति रिवाज होंगे, ये होगा वो होगा। वैसे ही किसी भी विलयन में सारा का सारा रोल किसका होता है, एक भाई किसका होता है, विलय का ही होता है। हमारे पूरे परिवार में हम लोग देखें, घर परिवार में देखें तो हमारे घर में सबसे अच्छा रोल और सबसे प्रिय रोल हमारा किसका है, हमारी माँ का, हमारी मम्मी का है ना। कि भाई वो सबका ख्याल रखती हैं, वो पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका है, मेरी माँ का, मेरी मम्मी का। उसी की भी तरीके से एक विलयन में जो सारा का सारा रोल है, जो सारी की सारी कहानी है, किस पर निर्भर करती है भाई, विलय पर ही निर्भर करती है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, यानी कि किसी भी विलयन की बात करेंगे निश्चित ताप या दाप पर, तो जो उसमें मेन रोल होगा वो होगा विलय का। और उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म बोल रहे हैं।
अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब ये अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परासरण दाब, ये हो गया। दूसरा पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन, ये हो गया। तीसरा पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, भाई साहब ये हो गए। और फिर पढ़ने वाले हैं हिमांक का अवनमन। क्या पढ़ने वाले हैं? हिमांक का अवनमन। अंगनय पांडे जी पूछ रहे हैं क्लास कब तक चलेगी? बेटा ये इस क्लास का 1 शॉट है। 1 शॉट का मतलब जितना गणेश सर ने पढ़ाया है उन सब का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ाते पर इतने सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, उनमें से कोई भी डाउट हो तो आज आप इस क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमने बात की परासरण। किसकी बात की? परासरण। इस परासरण को एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो हमने दिया, भाई परासरण में हम लोग क्या करते हैं कि वही वाला है, आपकी सिस्टर हैं और आपकी सिस्टर की कोई फ्रेंड आई हुई है, रूम में बैठी हैं, आप उस रूम का बार बार आप हैं विलायक। भाई 2 लड़कियां मिलके क्या हो गई, 1-2 लड़की मिलके आपस में उन्होंने एक विलेन बना लिया और आप है विलायक। आप उस रूम के बार बार चक्कर काट रहे हैं और जाके उनको देख रहे हैं, तो आप हैं विलायक, आप तो ऐसी हरकत करेंगे ही। तो भाई क्या हो गया, कुछ ऐसा ही परासरण की क्रिया है। जैसी आपकी हरकतें हैं वैसे ही यहाँ पे ये परासरण कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया कि भाई विलायक और विलेन को अलग कर दिया और बीच में अर्धपारगम में झिल्ली कर दी। तो विलायक के अणु क्या होंगे? विलेन में जाएंगे। अच्छा, ये विलेन आप उस रूम का चक्कर तब तक लगाएंगे जब तक कि आपके बहन की जो फ्रेंड है वो चली नहीं जाती, तब तक लगाएंगे। यहाँ ये परासरण की क्रिया तब तक चलेगी, यानी कि तब तक विलायक के अणु विलेन में जाएंगे जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। दोनों की सांद्रताएं जहाँ बराबर हुई तहाँ ये प्रोसेस परासरण की क्रिया स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही आपकी बहन की फ्रेंड जाएंगी, आप उस कमरे में बार बार जाना बंद कर देंगे। आप दीदी से कहेंगे दीदी भाड़ में गया पानी, भाड़ में गई कॉफ़ी, मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, राइट। तो कुछ ऐसे ही इसकी परासरण की हरकतें हैं, आइए देख लेते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलेनों को, जैसा मैंने कहा, एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो विलायक के अणु कम, यानी कि विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर तब तक जाएंगे जब तक दोनों विलेनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। विलेन के अधिक सांद्रता वाले की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। अच्छा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तन विलेनों से सांद्र विलेनों की ओर जाना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। सर ने यही आप लोगों को बताया है। अच्छा, ये हरकत तब तक चलेगी, यानी कि ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों विलेनों की सांद्रताएं बराबर नहीं हो जाती हैं। जैसे ही सांद्रताएं बराबर हुई, यानी कि जैसे ही वो लड़की उस रूम से गई, आप उस रूम का चक्कर लगाना बंद करते हैं। जैसे ही दोनों विलेनों की सांद्रताएं बराबर हुई तो क्या हो गया कि भाई साहब तो जैसे ये दोनों सांद्रताएं बराबर हुई, परासरण की क्रिया रुक जाती है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना बच्चों, साथियों? चलिए, अब इसके बाद हमने देख लिया। अब भाई साहब परासरण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण, किसी पदार्थ को अतिपरासरी विलयन, आपने किसी पदार्थ को अतिपरासरी विलयन में डाल दिया, यानी कि आपने तनु से अल्प परासरी यानी कि सांद्र के अंदर प्रवेश करना अंतः परासरण कहलाता है। यानी कि उदाहरण से समझिए, आपने एक किशमिश को लिया और किशमिश को आपने जल में डाल दिया। जल है आपका तनु और किशमिश से सांद्र। जैसे ही आपने वो किशमिश को जल में डाला तो भाई क्या हो गया, जो विलायक के अणु हैं वो जल से किशमिश में गए और किशमिश आपकी फूल गई। किशमिश आपकी क्या हो गई? फूल गई। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कोई अंडा लेंगे, अंडे का बाहर का जो होता है वक्कल छिलका उसको हटा के शुद्ध जल में डाल देंगे, आप लोग देखेंगे अंडा आपका फूल जाएगा। तो वो हो गया अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है? किसी पदार्थ को अल्परासरी विलयन में डालने पर विलायक के अणुओं का
अति पराशरी विलयन से अल्प पराशरी विलयन में प्रवेश करना परासरण कहलाता है। इसको उदाहरण से समझिए। अब आपने क्या लिया, एक नमक का घोल लिया। अब नमक का घोल आपका ज़्यादा सांद्र है, अधिक सांद्र है। उस नमक के घोल में आपने क्या किया कि भाई अंगूर को डाल दिया। अब अंगूर के अंदर जो है वो कम सांद्र है, तो क्या होगा, कम सांद्र वाला बाहर जाएगा और आपका वो अधिक सांद्र वाला, वो कम सांद्र वाला बाहर जाएगा और आपका अंगूर पिचक जाएगा। तो इस तरीके से अंगूर आपका क्या होता है, पिचक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अंडे वाला। अगर आप अंडे के खोल को उतार के आप किसी भी उसमें किस में डालेंगे, नमक के विलयन में या नमक के घोल में डालेंगे तो आपका अंडा सिकुड़ जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने जादू देखा होगा कि लोग बोतल पे अंडा रख के उसे नीचे उसके अंदर डाल देते थे। उसका यही रीज़न रहता था। अंडे को आप छिड़के में डाल देंगे या नमक के घोल में डाल देंगे, वो पिचक सा जाएगा। जैसे ही बोतल पे रखेंगे अंडा आपका सीधे अंदर जाएगा, अंडा आपका सीधे अंदर जाएगा। हाँ दिव्यांशी बेटा, हेलो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही दिव्यांशी? आने बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 जो मैं बीच में आपको बताता चलता हूँ कि इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, वो सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे यही सब कुछ पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, यही सबसे पूछा गया है। तो ये आपका अंतःपरासरण हो गया, ये बाह्य परासरण हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विसरण। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विसरण और विसरण परासरण में अंतर। तो भाई विसरण क्या हो गया, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण में किसी भी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग सीधे ही दो डिफरेंट सांद्रता, दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को पास में लाते हैं और दोनों में ही खूब ही अच्छे तरीके से क्या होता है, तनु से सांद्र में और सांद्र से तनु में मिक्सचर बनता है। आइए देखते हैं। इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, अभी जो मैंने कहा वही है। इस क्रिया में विलय के अणु सांद्र से तनु की ओर और विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर और विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर विलयन में चले जाते हैं। इस प्रकार एक समांगी मिश्रण बन जाता है। इस क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि भाई हम तो हैं लड़के, हम किसी से मिलने जाते हैं, बढ़िया सा क्या किया, मुंह धुला, अब एक वही अपना 10 रुपये वाली क्रीम को लगाई और चल दिया। बट भाई साहब लड़कियां क्या करती हैं, बढ़िया सी सेंट वेंट डाल के आराम से टिप टॉप होके आती हैं। अब आपने किसी को इनवाइट किया, किसी के साथ डेट पे गए, आपने देखा कि जैसे ही उस बंदे ने रूम के अंदर एंट्री की, एकदम आपका रूम महक गया, खुशबू से महक गया। ये क्या है, ये विसरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, विसरण, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई बहुत अच्छा परफ्यूम डाला हुआ है। उस परफ्यूम से क्या हुआ, पूरा का पूरा आपका रूम महक गया। या फिर हम लोग रूम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग रूम में क्या करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान के सामने जो लगाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं उस धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं जो है पूरे रूम में समान रूप से क्या होता है, समांगी मिश्रण बना लेता है, यानी कि हवा के साथ मिल जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। आइए, कुछ पूछना है इसमें तो फटाफट बताइए, कुछ भी पूछना है। ओके बेटा। सर मिल्क से कर्ड कैसे बनता है? अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज क्या है आपका डाउट बेटा, बताओ। सर आपको कैसे पता है, क्या पता है बेटा, कुछ क्लियर लिखो तब मुझे समझ में आए। देखो, दूध से दही बनना भी एक रासायनिक प्रोसेस है। दूध से दही बनना एक रासायनिक, जब लैक्टिक एसिड उसमें हो जाता है तब आपका क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, अब आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई परासरण और विसरण में अंतर बताइए। तो यही आपके अंतर हैं, देख लीजिए और इसी तरीके से आपको लिख के आना है। जैसे कि पहला क्या है कि भाई विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है,
और इसमें हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन इसमें एक ही दिशा में होता है। ठीक है, इस क्रिया में विलेय के अणुओं का प्रवाह सांद्र से तनु की ओर होता है तथा विलायक का तनु से सांद्र की ओर। इसमें एक ही दिशा में होता है, वो भी क्या होता है, तनु से सांद्र की ओर। इस क्रिया में केवल एक ही प्रकार की, दो प्रकार की होती है, ये क्रिया केवल एक ही प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। ये क्रिया दोनों विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में, यानी कि इसे सीधे संपर्क में लाते हैं। किसी भी तीसरे की आवश्यकता, यानी कि अर्धपारगम्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इस क्रिया को अर्धपारगम्य यानी कि किसी न किसी के संपर्क में लाया जाता है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में ये अंतर पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परासरण दाब की बात कर रहे हैं। किसकी परासरण दाब की बात कर रहे हैं? परासरण दाब। अब आपकी परासरण की क्रिया हो रही है। अब परासरण की क्रिया क्या है? विलायक किसके अणु विलायक से किस में जा रहे हैं? सांद्र की ओर जा रहे हैं, या फिर कम तनु से क्या हो रहा है? विलायक के अणु सांद्र की ओर जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आप जो सांद्र वाले विलयन पे जो अतिरिक्त दाब लगाएंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? परासरण दाब। ध्यान से सुनिए, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो भी आप अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं, वो अतिरिक्त दाब ही आपका क्या है? परासरण दाब है। आइए देखते हैं। किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होने वाले द्रव स्थैतिक दाब को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? परासरण दाब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परासरण दाब कह रहे हैं। अब परासरण दाब कह रहे हैं। अब हमने क्या कहा? किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा से पृथक किया जाता है। ठीक भैया, अलग कर दिया। अब विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को, यानी कि आप परासरण की क्रिया को रोक रहे हैं। अब सर हम इसको कैसे याद करें? कुछ याद नहीं करना है। अब भाई क्या हो गया? आप जिस रूम में बार बार आ जा रहे थे, आपके सिस्टर की जो भी दोस्त आई थी, अब आपके सिस्टर ने क्या किया? गेट ही बंद कर दिया। अब क्या आप उस रूम में जा सकते हैं? नहीं, यानी कि आपकी परासरण की क्रिया रुक गई। यानी कि दीदी ने कुछ ना कुछ आपके साथ क्या किया? नाइंसाफ़ी कर दी। तो वही यहाँ परासरण दाब है कि भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो अतिरिक्त दाब लगा दिया, जिससे क्या होता है? अतिरिक्त दाब लगाने से आपकी परासरण की क्रिया रुक गई। उस लगाए हुए अतिरिक्त दाब, उस लगाए गए उस अतिरिक्त दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु विलयन में जाने लगते हैं। सही है। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त बाह्य दाब को ही हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो ये वाला हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यही कह रहा है, इसको ही यहाँ इन्होंने डिफाइन किया है कि किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य, ये क्या है? आपकी अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होने वाले द्रव स्थैतिक दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परासरण दाब। तो इसको हम लोग परासरण दाब ही कहते हैं। मज़ा आ रहा है? बने रहिए, इसी तरीके से आगे चलते हैं। क्या हुआ भाई? सर प्लीज़ बता दीजिए, क्या बताना है? रूम का टेम्परेचर मोस्टली हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। और बताओ भाई। अब डिफरेंट होता है यार। 36 ग्राम वाटर और 40 ग्राम एथिलीन एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मूल्य प्रभास ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, 40 ग्राम एथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया,
तो मिश्रण में दोनों का मोल प्रभास बात कीजिए। ये प्रेमानंद महाराज पूछ रहे हैं, ये है मेरा डाउट। बेटा आप कह रहे हैं वाटर, आपके पास कितना है? 36 ग्राम। तो भाई वाटर के मोल कैपिटल N। अब भाई इसमें वाटर इन्होंने क्या कह रखा है? वाटर इन्होंने पानी कम ले रखा है, तो ये वाटर आपका यहाँ पे विलय हो जाएगा। तो स्मॉल n, इसे स्मॉल n ले लीजिए। और भार बटे अणुभार, भार कितना है? 36 और अणुभार कितना है? 18। 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कैपिटल N। कैपिटल हम क्या ले रहे हैं? C2H5OH। ठीक है, इसका भार इन्होंने कितना कहा है? इन्होंने कहा है 40 ग्राम। तो भार बटे अणुभार C2H5OH का हम लोग निकाल लेंगे, C2H5OH। इसका भाई साहब निकाल लो अणुभार। प्रेमानंद जी महाराज पूछ रहे हैं, जरूर बताएंगे। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, 16 और 6 22। ठीक है, 22 22 44, 22 और 22 कितना हो गया? 44 45 46, यानी कि 46। ये भाई देखो 46 आ गया, 2 से काट दो, 20 और 23, 20/46। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है भाई साहब? हमको मोल प्रभाज निकालना है। अब आपको अगर जल का निकालना हो, ठीक है, अगर आपको जल का निकालना हो तो आप जल का निकालेंगे तो स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n कितना आया है? 2 आया है। 2 प्लस ये कितना आया है? 20/23। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। 23 दूनी 46 और 20 कितना हो गया? 56 और 66। ठीक है, और ऊपर हो गया 2 × 23। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 46/2 से काट दीजिए 33, 23 तो ये आपका आ गया 23 ये आपका आ गया 23/33। अब आप लोग जल के बाद C2H5OH की बात कर रहे हैं, तो C2H5OH की बात करें, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका 20/23 और नीचे 2 प्लस 20/23। 23 से 23 कट जाएगा तो ये आपका आएगा 20। ध्यान दीजिए, ये 23 से 23 कट गया, 20/66 आएगा, यानी कि 10/33। ये आपका हो गया आंसर। प्रेमानंद जी, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस माई आंसर? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्रेमानंद जी CC लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रेमानंद जी समझ में आ गया हो तो CC लिख दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, रूम का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं रिया जी, शाबाश बेटा। प्रेमानंद जी समझ में आया नहीं? बताइए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ बेटा, मोस्टली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की लेते हैं। गुड बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब हमने बात की है, अब हम लोग बात करेंगे भाई समपरासरण विलयन की। अब नाम से ही क्लियर है भाई साहब, नाम में ही जादू है। सम मतलब समान, परासरण मतलब परासरण। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। समपरासरी विलयन, सम मतलब समान, परासरण मतलब परासरण दाब। वह विलयन जिसका परासरण दाब समान हो उसको क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। तो वह समान ताप एवं समान दाब पर, उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि समान ताप पर जिन विलयनों का, समान जाप पर जिन विलयनों का परासरण दाब, जिन विलयनों का परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, और अब सिंपल सी बात है, अगर परासरण
परासरण समान है दोनों विलयनों का, ठीक है, विलयनों में, तो भाई उनमें परासरण की विलयन की क्रिया नहीं होगी। तो प्रश्न यहाँ से ये आता है कि भाई साहब वह कौन सा विलयन है जिसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, वह कौन सा विलयन है जिसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, तो वह समपरासरी विलयन है जिसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। मजे रहिए बंदे से। संजय बेटा कह रहे हैं मैं लेट हो गया। नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, तो देर से आए हो लेकिन दुरुस्त होके आइए, जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़िए, बाद में लेक्चर देख लीजिए। तो अब हम किसकी बात करें? अति परासरी अल्प। अति का मतलब ज़्यादा, अल्प का मतलब कम। तो जिसमें परासरण की क्रिया क्या हो, ज़्यादा हो, वो अति परासरणी, और जिसमें कम हो वो अल्प परासरण। चलिए, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, अभी गणेश सर ने कहा जिसमें अधिक हो वह भाई साहब अति परासरण, अति मतलब अत्यंत अति परासरण, और जिसमें विलयन का परासरण दाब भाई कम हो वो भाई साहब अल्प परासरण विलयन कहलाएगा। तो नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर हैं। कभी कभी ना नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ लोगों के नाम ही काफ़ी होते हैं। तो ये आपका समपरासरी हो गया, ये अल्पपरासरी हो गया। समदावी, ये दाती नहीं है बाबू, ये है दावी। समदावी, समदावी मतलब जिन विलयनों का दाब समान हो। तो सिंपल सी बात है, समान ताप पर जिन विलयनों का दाब समान होता है, जिन विलयनों का दाब समान होता है उन्हें समदावी विलयन कहते हैं, उन्हें समदावी विलयन कहते हैं। यानी कि समान ताप पर जिन विलयनों का दाब समान हो उनको समदावी विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए, नोट्स बेटा साथ साथ बनाते रहिए। मैंने सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, तो नोट्स साथ साथ बनाइए, क्लास के साथ बनाइए, डेली के डेली नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। आगे आइए, वाष्प दाब का अवनमन। अब एक एक शब्द से समझेंगे। हमने बात की अवनमन, तो सर ने बताया है अवनमन, इस पे वर्ड सही कीजिए, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना, कम होना। सीधे ध्यान रखिए, जहाँ पर भी अवनमन होगा वहाँ पर कमी आएगी। तो वाष्प दाब का अवनमन यानी कि वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। आप पहले गणेश सर की बात को समझिए। जब हम कोई शुद्ध विलायक है, किसी शुद्ध विलायक का अपना एक वाष्प दाब होगा, और अगर हम उस शुद्ध विलायक में कोई ना कोई विलय मिला देंगे, लेकिन वो विलय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील विलय होना चाहिए, यानी कि वाष्पित नहीं होना चाहिए। तो जब हम किसी भी विलायक, शुद्ध विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देंगे, तब क्या होगा? अपने आप स्वतः ही विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। उस कमी को ही हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। उस कमी को ही हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो यहीं पे हमने क्या कहा? यदि किसी द्रव पात्र में रखे हों, द्रव की वाष्प के अणु द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं, जिसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। अब आपने क्या कर लिया? कोई भी द्रव किसी भी पात्र में रख लिया, तो पात्र पर जो द्रव के अणु जो भी उस पर क्या डालेंगे? दाब डालेंगे। वही हमारा क्या होता है? वाष्प दाब होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। अब वही किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देने से विलय के अणु विलायक के अणुओं के बीच में आ जाते हैं, सही बात है, तथा विलायक के अणुओं को वाष्पिक होने में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलयन के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अतः हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब में होने वाली कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। भाई क्या हो गया? आपने किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ बनाया, अब वो वाष्पित होने से उसको, उनके कणों को वाष्पित होने से क्या होगा? भाई रोकेगा, उस क्रिया को क्या करेगा? रोकेगा। तो जो रुकावट पैदा होगी उससे क्या होगा? वाष्प दाब में कमी आएगी। आइए फार्मूला देखते हैं हम लोग। फार्मूला भी यही कहता है, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर हमने P मान लिया और किसी विलयन का वाष्प दाब PS मान लिया, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा?
भाई P माइनस पी एस पहले शुद्ध विलायक का समझो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का था, अब मिला देने पे 80 रह गया, तो 20 की कमी आ गई। वही 20 क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। क्या है, अवनमन है। चलिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है भाई, P माइनस पी एस, ये वाष्प दाब का अवनमन है। अब आपको इसने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या हो गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक। जब हम तुलना करने लगते हैं यार, वो वाली उस वाली से कम खूबसूरत है, तब जब आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर लेते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं, आपेक्षिक की बात करते हैं। चलिए, तो वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका मान प्रत्येक ताप पर समान होता है, और ये है आपेक्षिक अवनमन P माइनस का पी एस अपान में P, P माइनस का पी एस अपान में P। मज़ा आ रहा ना, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर होता चला है तो CC लिखिए। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो CC लिखिए। सब लोगों को लिखना है भाई, सब लोगों को लिखना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सब लोगों को CC लिखना है। सब लोग CC लिखेंगे तभी मज़ा आएगा। आइए आगे देखते हैं। राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, जो केवल और केवल राउल्ट्स लॉ पे ही डिपेंड करते हैं। राउल्ट्स लॉ कुछ नहीं है, राउल्ट्स लॉ कुछ नहीं है। विलयन का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यही आपका क्या है, राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, फिर से सुनिए। विलयन का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यही आपका राउल्ट का नियम है, और कुछ नहीं है। तो इसको हटाइए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है, इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। और P माइनस का पी एस अपान P, एन अपान एन प्लस एन क्या हो गया, यही हमारा क्या होता है, विलय का मोल प्रभास होता है। तो सिंपल सा रूल है, आपेक्षिक अवनमन सर ने ये अभी पढ़ाया है, और मोल प्रभास भी सर ने अभी बताया है विलय का। यही बेटा काम 35 कर देगा, यही बेटा काम 35 कर देगा। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस होती हैं, यह विलयन केवल तनु पर ही अप्लाई होगा। हमने जब भी गुणधर्म पढ़ाए थे तो वहाँ हमने लिखाए थे तनु विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म में हम किसकी बात करते हैं, तनु विलयनों की बात करते हैं। तो राउल्ट के नियम में क्या आएगा, यह केवल तनु विलयनों पर भी एप्लीकेबल होता है। एक एक बात पर गणेश सर के एक एक चीज़ पे ध्यान रखिए, और कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यह नियम केवल आवासशील विलय पदार्थ के पर ही लागू होता है। मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भाई जब भी गुणधर्म की बात करेंगे तो विलय कैसा होना चाहिए, अवापशील विलय पदार्थ होना चाहिए। तो बस वही कह रहा है। यह नियम केवल विद्युत अपघट्य विलयनों पर लागू नहीं होता, जैसे कि जो भी आपके विद्युत अपघट्य होंगे NaCl जैसे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, जो अपने आयनों में टूट जाएंगे, तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड भाई साहब कह रहे हैं कि ये केवल विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। थर्ड कह रहे हैं वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, यह उन पर लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में संगुणित या वियोजित होने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन सभी में भी ये सारे क्वेश्चंस, ये राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। किसी को भी राउल्ट के नियम के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, कई बार हम लोग न्यूमेरिकल लिखते हैं ना, तो राउल्ट्स के नियम में P माइनस पी एस अपान P करके स्मॉल n अपान कैपिटल N लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं जब आपके n बहुत स्मॉल हो जाता है कैपिटल N से, तब हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर देते हैं। इस फार्मूले को और तोड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम जब देखते हैं तब हम लोग स्मॉल w बाई स्मॉल n, स्मॉल w अपान स्मॉल n, कैपिटल W बराबर वो कैपिटल N बराबर कैपिटल W
कैपिटल M। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूला। यहाँ मोल का फार्मूला सिंपल सा गणेश सर ने खोल दिया है, भार बटे अणुभार का, भार बटे अणुभार का। चलिए बताइए, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ भी पूछना हो तो फटाफट पूछते रहिए गणेश सर से। कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है तो भाई साहब CC लिखते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर की बात करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने वास्तुदाव में अवनमन पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। गणेश सर ने बताया भाई, कई बार आप लोगों को, कुछ लोगों को देख के आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ इसी प्रकार का है कि आप साधारण खड़े हैं, साधारण खड़े हैं यानी कि साधारण आपका शुद्ध विलायक है। विलायक होने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ विलय मिल जाता है। ठीक है, विलय मिलने के बाद क्या होता है कि भाई साहब जो विलयन बना उसका क्वथनांक कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। आप रूम में अकेले हैं, किसी के आ जाने से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस रूम के टेम्परेचर बढ़ने को ही क्या कहते हैं, आप लोग क्वथनांक का उन्नयन कह देते हैं। कुछ ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, किसी, अच्छा क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्पदाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर वाष्पदाब क्या होता है, कम होता है। अभी हमने पढ़ा वाष्पदाब के अवनमन में। आगे भाई साहब कह रहे हैं अतः विलयन का वाष्पदाब, अब क्या हो गया, वाष्पदाब कम हो गया। अब विलयन के वाष्पदाब के वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर करने के लिए आपको अधिक ताप देना होगा, के बराबर करने के लिए अधिकतम ताप की आवश्यकता होगी। क्या होगा, आपको अधिक ताप देना होगा। इस अधिकतम, इस अधिक दिए हुए ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, सब्जी में नमक डाल दिए। सब्जी में नमक डालने से क्या हो गया, सब्जी का क्वथनांक बढ़ गया। सब्जी का क्वथनांक बढ़ गया यानी कि सब्जी जल्दी पक गई। जल्दी पक गई तो भाई साहब जल्दी खा लीजिए, तो इसको हम लोग कह दिए क्वथनांक का उन्नयन। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला भी हमारा यही कहता है कि किसी शुद्ध विलयन, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से क्वथनांक में होने वाली वृद्धि यानी कि जो भी वृद्धि हुई है उसको हमने क्वथनांक का उन्नयन कह दिया है। अगर हम किसी विलयन का क्वथनांक अगर हम T माने और शुद्ध विलायक का T0 माने तो इसको हम क्या कह देंगे, क्वथनांक का उन्नयन। यानी कि जो आपका T आएगा वो आपने क्या कह दिया भाई साहब विलयन, क्योंकि विलयन का अधिक हो गया, माइनस का शुद्ध। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अतः विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलयन के क्वथनांक के अंतर को तो सिंपल सी फार्मूले से भी आप लोग एक परिभाषा ले सकते हैं। तो गणेश सर की बात ध्यान रखिए, आप कमरे में अकेले हैं, कोई आ जाए तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब कमी, अवनमन साथियों मतलब कमी। हिमांक में कुछ ना कुछ कमी हो जा रही है। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। यानी कि अगर हम समझें तो किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलायक पदार्थ मिला देने से उसका वाष्पदाब में जो कमी हो जाती है, जिस कारण हिमांक में कुछ कमी हो जाती है, इस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण ध्यान रखिए, जब हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, सड़कों पे बर्फ़ जम जाती है। उस बर्फ़ को जल्दी हटाने के लिए क्या करते हैं, उस बर्फ़ पे नमक का छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है, हिमांक में अवनमन हो जाता है, बर्फ़ जल्दी पिघलती है और रोड जल्दी साफ़ हो जाती है। ये बेहतरीन उदाहरण ध्यान रखिए अपने दिमाग में। चलिए सिंपल सी बात है, शुद्ध विलायक का अगर हम मान लें T0 और विलयन का हमारे पास T है, तब इन दोनों का अंतर हमारा क्या होगा, हिमांक का अवनमन। क्या होगा, हिमांक का अवनमन। आपके गलियों में कुल्फ़ी बेचने वाले आते हैं, कुल्फ़ी ले लो, कुल्फ़ी ले लो, कुल्फ़ी ले लो। अब भाई क्या होता है, आप देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं सिस्टम, उन्होंने पहले एक बॉक्स में बर्फ़ भर रखी है, बर्फ़ भरने के बाद वो बीच बीच में
कुल्फ़ी के जो होते हैं ना वॉक्स ढक्कन, वो ठोंक देते हैं, उनमें कुछ ना कुछ केसर बादाम जो भी मिल्क उल्क डालना है डाल देते हैं, बीच में सिरकी लगा देते हैं, फिर वो बर्फ़ पे क्या करते हैं, नमक का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है कि भाई बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलेगी वो क्या करेगी, उन आइसक्रीमों की गर्मी को खींचेगी, तो उनकी जब गर्मी को, उनकी उष्मा को वो खींचेगी तो वो अपने आप जमने लगेगी। क्या होगा, वो अपने आप जमेंगी। इस तरीके से आपकी क्या होती है, कुल्फ़ी जमती है जो वहाँ पे बेचने वाले होते हैं। इस उदाहरण को भी दिमाग में रखिएगा। तो भाई साहब क्या करें, किसी शुद्ध विलायक के हिमांक लग जाएगा 40 मिनट। शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को ही, विलयन के हिमांक के अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, हिमांक का अवनमन कहते हैं। बेटा जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट बताइए। क्या एग्जाम्पल है, मतलब मज़ा नहीं आया क्या बेटा? स्टूडेंट 12th, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, एग्जाम्पल में बताइए, दूसरा देता हूँ। क्या पूछ रहे हैं बेटा, तनु विलयन के लिए क्या होता है? स्टूडेंट 12th, क्या एग्जाम्पल है? कोई भी दिक्कत है एग्जाम्पल पे बताओ, समझ ना आया हो? स्टूडेंट भाई साहब नाम लिखा कीजिए बाबू, ऐसे कैसे पहचानेंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया यहाँ। अब हम पढ़ रहे हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। हमारे पास क्या हेडिंग आ गई है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक या अवनमन स्थिरांक से आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपके गणेश सर ने भी न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न में काफ़ी सारे इसके प्रश्न लगवाए हैं। वहाँ जाइए, पहले आप लोग पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर वहाँ जाके रिवाइज कीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए, ओके। चलिए आइए, अब मोलर उन्नयन स्थिरांक की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना है, 100 ग्राम विलायक में 1 मोल में 100 ग्राम, देखिए 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिला देने से जो क्वथनांक होता है उससे हम क्या करते हैं, वही हमारा मोलर उन्नयन क्वथनांक होता है, और ये उसका फार्मूला होता है। इसे केवी से, इसे हम लोग, सॉरी यहाँ पे केवी है, इसे हम लोग केवी से, केवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर उन्नयन की बात करें, साथियों ध्यान दीजिए। उन्नयन कब होता है, जब हम क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक के उन्नयन की बात करते हैं। तब मोलर क्या होता है, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में जो भी चेंजेस आए होंगे वही हमारा क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। और मोलर उन्नयन स्थिरांक को KW से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, KV से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड गणेश सर ने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, अच्छे से कीजिए आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताते चलेंगे। अब डेल्टा टी वहाँ क्या था, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में जितना उन्नयन होता है, यानी कि डेल्टा टी बराबर होता है TS माइनस का T, विलयन का क्वथनांक और माइनस का शुद्ध विलायक का। स्मॉल m होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा होती है, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा होती है। ठीक है, ये होता है। जब हम मोलर कह देते हैं, जब हम मोलर कहते हैं तो इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। और जब भी हम मोलर कहते हैं तब इंटू में हम लोग 1000 करते हैं, इंटू में हम लोग 1000 करते हैं। यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिला देने पर जो भी क्वथनांक में होने वाली जो भी वृद्धि होती है उसको मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आइए देखते हैं। और ये आपका ठीक है।
तो इसी में अगर हम बात करें, इसी में अगर हम फार्मूले की बात करें, तो इसका जो फार्मूला रहने वाला है, जो इसका फार्मूला रहने वाला है मोलर विन स्थिरांक का, जो इसका फार्मूला रहने वाला है वो कैपिटल एम बराबर, अब इसको के डैश वी कर देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी वी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का। ये किसका होता है? मोलर का आपका फार्मूला होता है। चलिए थोड़ा स्पीड में आते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी आइए मज़े से। क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है साथियों? कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए मुझको फटाफट। आप अपने गणेश सर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही फटाफट कमेंट कीजिए। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो पूछिए। कुछ भी पूछना हो बताइए। अनय पांडे क्या आंसर पूछ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। डेल्टा के यूज कब होगा? के ए, डेल्टा के नहीं, हम या तो अब देखिए, या तो हम डेल्टा के वी यूज़ करेंगे, वी मतलब कॉल्ड क्या बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डेल्टा के एफ मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो गया भाई? डेल्टा की वी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा के एफ मतलब कि फ्रीजिंग, एफ मतलब फ्रीजिंग। समझ गए? सारी आप लोग क्या किए, डिजायर पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे चैनल पे नीचे हमारा क्या होगा, एक नंबर चल रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोग एडमिशन लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलने वाला है। ओके, पीडीएफ कब मिलेगा बेटा? सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए गणेश सर के साथ। और पीडीएफ का क्या क्या ज़रूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। डेली का क्लास नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको पहली बात क्यों चाहिए? डेली का क्लास नोट्स बनाइए और पढ़ते चलिए, पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी आप लोगों को। के ओ कब यूज़ करेंगे बेटा? कुछ नहीं यूज़ करेंगे, हम कह तो रहे केवल आप डेल्टा के वी यूज़ कीजिए। के वी तब यूज़ करेंगे जब हम उन्नयन की बात करेंगे, उन्नयन मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, और अदरवाइज हम डेल्टा के एफ यूज़ करेंगे। के एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे। ये सब क्या बातें पूछ रहे हो? कोई ओ का यूज़ कब करेंगे, के वी का यूज़ कब करेंगे? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं बता रहा हूँ दो यूज़ होंगे केवल, एक के वी, वी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेप्ट भी समझिए, यानी कि उन्नयन की बात करेंगे। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम लोग अवनमन की बात करेंगे। अब समझ में आया अने बेटा? समझ में आया? कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। के ओ के डी ये सब थोड़ी ना होता बेटा, इस चीज़ को समझिए। उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखो, अब हम वही बात कर रहे थे बेटा जी। अगर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करेंगे या मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करेंगे, तो अगर हम किसकी बात करेंगे 100 ग्राम की, तब हम किसकी बात करेंगे? मोलर। वहीं अगर हम 1000 ग्राम की बात करेंगे तब किसकी बात करेंगे? मोलर। अब फार्मूले में भी कुछ खास परिवर्तन नहीं है। ठीक है, फार्मूले में स्मॉल एम बराबर जब हम कर लेंगे 100 इंटू के डैश एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग वाला एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक। अवनमन, अवनमन कब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में, यानी कि हिमांक में। और यही फार्मूला आपका हो जाएगा मोलर में। मोलर, जब हम बात करेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक की, अवनमन स्थिरांक की, मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करेंगे, तब यही फार्मूला आपका हो जाएगा 1000 इंटू के डैश एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू में। यही फार्मूला, सेम फार्मूला आपका हो जाएगा, बस यहाँ पे थाउजेंड्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। क्या है बेटा क्वेश्चन? के ओ, डेल्टा के ओ कब यूज करेंगे? अनय पांडे सर मेरे क्वेश्चंस को समझाएं। एक्सक्यूज मी सर। अरे मेरे बेटा जी, मैं क्या ही बताऊं। अनय बेटा ध्यान दो, डेल्टा का मतलब होता है अंतर।
ठीक है। अगर हम डेल्टा के एफ यूज़ कर रहे हैं, एफ मतलब अवनमन की बात कर रहे हैं, हम लोग अवनमन की बात कर रहे हैं, वो भी हिमांक के, तब हमने एफ यूज़ किया। क्या यूज़ किया? डेल्टा के एफ यूज़ किया। अगर हम लोग डेल्टा के वी की बात कर रहे हैं, डेल्टा के वी की बात कर रहे हैं, वी 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 फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफ फॉर मतलब फ्रीजिंग, एफ आर डबल ई जेड आई जी, वी मतलब बॉइलिंग, वी ओ बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उन्नयन की बात कर रहे हैं। किसकी? उन्नयन की बात कर रहे हैं, वो भी किस में होगा? क्वथनांक में। अब समझ में आया? अनय पांडे जल्दी से रिप्लाई दो, फटाक से जल्दी से रिप्लाई दो। अब समझ में आया? मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आप सीसी तो लिख दो, बाकी के डेल्टा के ओ के वी कहीं यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखो। अने बेटा समझ में आया? नहीं बताओ। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। हाँ वो सर डेल्टा टी एंड डेल्टा डी में क्या बेटा मैंने डेल्टा डी कहीं लिखा ही नहीं है, डेल्टा डी मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ से डेल्टा हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डेल्टा हटा दीजिए, क्योंकि आपने जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है वहाँ डेल्टा नहीं लगाया है। ठीक है, हमने डेल्टा टी वी बताया है। टी मतलब टेम्परेचर में जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जब बॉइलिंग पॉइंट में हो, ठीक है, तो वहाँ से डेल्टा हटा दीजिए। ठीक है, इन फार्मूले से डेल्टा हटा दीजिए। अब बताइए कोई दिक्कत आ रही है? स्टूडेंट सही कह रहे हैं, डेल्टा यूज नहीं करते हैं। सर डेल्टा टी एंड डेल्टा डी में क्या बेटा डेल्टा टी ही यूज करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ समझ ही नहीं है। डेल्टा टी ही यूज होता है केवल, और टीवी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात कर रहे हैं। ये तो बेटा अंडरस्टूड है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लोग जाइए लेक्चर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मलता, जिस तरीके से हमने नॉर्मलता पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी? मोललता पढ़ी, मोलरता पढ़ी, उसी तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है? फॉर्मलता। अब भाई फॉर्मलता क्या है? अच्छा फॉर्मलता का एक अपना अपना गुण है। वो क्या गुण है, क्या क्वालिटी है? ये फॉर्मलता जो होगा, ये जो फॉर्मलता होगी, ये किसके लिए यूज होगी? उन विलेनों के लिए यूज होगी। ठीक है, उन विलेनों के लिए यूज होती जो आयनित हो जाते हैं, यानी कि आयनित होने वाले विलेनों के लिए फॉर्मलता यूज करते हैं। ये भी क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने की आपकी एक विधि है, इसको ध्यान रखिए। चलिए, तो फार्मूले से हमने कहा, फार्मूले से तो कुछ नहीं, 1 लीटर विलेन में, यहाँ से देखिए, 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, 1 लीटर विलेन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इस इकाई का उपयोग आयनिक यौगिकों के विलयनों के लिए करते हैं। आप लोगों के साथ बहुविकल्पी में एक प्रश्न आने वाला है, वो प्रश्न ये रहने वाला है कि आयनिक यौगिकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, आयनिक यौगिकों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं? आंसर क्या रहने वाला है? फॉर्मलता। वह विलयन जिसकी फॉर्मलता 1 हो क्या कहलाता है? फॉर्मल विलयन। जिसकी किसकी तरह, जैसे हम लोगों ने नॉर्मलता का नॉर्मल विलयन, मोलरता का मोलर विलयन और मोललता का मोलर विलयन पढ़ा है, उसी तरीके से फॉर्मलता का
फॉर्मल विलयन पढ़ा है हमने, और इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। मेन इम्पॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम की नज़र से यह किसके लिए यूज होता है, तो यह आयनिक यौगिकों के लिए यूज होता है। किसके लिए? आयनिक यौगिकों के लिए। बिल्कुल मत दिमाग से निकालिए इस चीज़ को। आइए भाई, विलय से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विलेयता है। क्या करना है? विलेयता। विलेयता, विलेयता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। ये तो भाई कुछ ऐसे ही बात हो गई विलेयता वाली। अगर हम बात करें तो भाई साहब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपने किसी को देखा और आप उससे कितने इम्प्रेस हुए। तो जब हम विलेयता की बात करते हैं, मैंने अभी क्या बताया, जैसे ही हमारे परिवार में सारा का सारा रोल किसका है, हमारी माँ का है, हमारी मम्मी का है, उस तरीके से पूरे के पूरे विलयन में सारा का सारा रोल किसका है, विलय का है। आपकी कहानी में सारा का सारा रोल किसका है, आप भी समझ गए किसका है। चलिए अब हम उसी तरीके से विलेयता की बात करते हैं। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, यात्रा की जगह मात्रा करना है, वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। यानी कि विलय की वह मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में मिलकर संतृप्त विलयन बनाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विलयन की विलेयता। तो आप लोग विलयन की विलेयता जब भी पूछा जाएगा उसको सीधा किससे कनेक्ट करने वाले हैं, संतृप्त विलयन की। तो जहाँ पर आपको संतृप्त विलयन यानी कि एक अच्छा डिलीशियस भोजन मिलेगा, जहाँ पर आप निश्चित ताप और दाब पर एक निश्चित मात्रा ही विलय की आप मिला सकते हैं, वहाँ पर आप क्या कहने वाले हैं कि भाई इसकी विलेयता बहुत अच्छी है, इसकी विलेयता एकदम मस्त है। और ये भाई बहुत कम किस्मत वाले लोगों के साथ ही होता है। चलिए अब विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। विलय तथा विलायक की प्रकृति। अब सिंपल सी बात है, ध्रुवी वाले ध्रुवी के साथ ही जुड़ेंगे। एक है लड़का वाय, एक है गर्ल लड़की, और ये है माइनस। ठीक है, अब भाई ये भी ध्रुव है, अब ये भी ध्रुव है। तो सिंपल सी बात है, लड़का लड़की या लड़का लड़की ये दोनों ही आपस में अट्रैक्ट होंगे, कोई तीसरा बंदा ट्रांसजेंडर्स थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ध्रुव वाले ध्रुव के साथ अच्छा पेयर बनाएंगे। यानी कि ध्रुवी विलायक यानी कि ध्रुवी पदार्थ ध्रुवी पदार्थों में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अध्रुवी विलयन के साथ अविलय रहते हैं, जबकि अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी विलायक को में आसानी से घुल जाते हैं। भाई चीनी और पानी दोनों ध्रुवी हैं, दोनों आपस में घुल जाएंगे, लेकिन क्या तेल पानी में घुलेगा? नहीं, क्योंकि जल ध्रुवी है, तेल अध्रुवी है, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। ध्यान रखिए, ध्रुव का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हम लोग ताप की बात करेंगे। ताप की बात करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी अवक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, अगर आपकी अवक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है यानी कि ऊष्मा निकल रही है, तब क्या होगा? विलेयता घटेगी। ठीक है, अगर आप कोई अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया हो रही है और उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है यानी कि ऊष्मा निकल रही है, तब आप जितना भी चाहे ताप बढ़ा लें, आपकी विलेयता घटेगी। अगर आपकी अवक्रिया में, रासायनिक अवक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं, अवशोषण हो रहा है, और तब आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी विलेयता बढ़ेगी। वही यहाँ पे कह रखा है, देखिए, प्लस ऊष्मा यानी कि उत्सर्जन हो रहा है, इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। ठीक है, माइनस ऊष्मा यानी कि क्या हो रहा है? अब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो आपकी विलेयता बढ़ती है, आपकी विलेयता बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई भी एग्जाम्पल? तन्वी, गुड इवनिंग बेटा।
बेटा जल्दी 10th की क्लास जल्दी मैं ही स्टार्ट करूँगा, करने वाला हूँ, ठीक है। आपका जल्दी शेड्यूल बता दिया जाएगा, डोंट वरी। 10th का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, मुश्किल से बहुत कम नहीं है, आपका 1-1.5 महीने लगेगा और आपका 10th का केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल एकदम हवा में उड़ाने वाले हैं आपके गणेश सर। क्या कह रहे हैं सर? वाई भी हो जाता। तो मैं कहता रहा हूँ भाई, कभी कभी कुछ वाई अध्रुवी भी होते हैं, कुछ लड़के अध्रुवी भी होते हैं, तो अध्रुवी के साथ में मैच कर जाते हैं, इसमें क्या है? तो शब्दों पे ही ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं बेटा। तन्वीर सर 10th केमिस्ट्री आप ही? हाँ मैं ही पढ़ाऊँगा, वो बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत आसान है 10th का केमिस्ट्री, तो बिल्कुल भी उसकी चिंता मत कीजिए, ओके, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। आइए अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, इसको ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है कि ताप बढ़ाने पे कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अने बेटा तुम पूछ रहे थे सर कौन से क्वेश्चंस, ये आया है ताप बढ़ाने पर कैल्शियम एसीटेट की जल में विलेयता घटती है जबकि लेड नाइट्रेट की विलेयता बढ़ती है। तो इसका क्या कारण है? सिंपल सी बात है, CH3CO2 की Ca की बात करें, कैल्शियम एसीटेट की बात करें, तो इसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा, तो जिसमें भी उष्मा का उत्सर्जन होगा वहाँ आप ताप बढ़ाएंगे, विलेयता घटेगी, इसलिए इसकी विलेयता घटती है, ठीक है। वहीं लेड नाइट्रेट की हम बात करें, ये देखिए, इस अभिक्रिया को देखिए, कैल्शियम एसीटेट को जल में मिलाने पे आप क्या देख रहे हैं? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे इसमें विलेयता घटेगी, यहाँ पर विलेयता घटेगी, यहाँ पे विलेयता आपकी घटेगी। और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे PbNO3 की, यहाँ देखिए उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है, माइनस लगा है, तो जब भी उष्मा का अवशोषण होगा वहाँ आपकी क्या होगी? विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल रिएक्शन लिखना है और आपको पता होगा बढ़ने वाले में क्या होता है और घटने वाले में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फटाफट आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श व अनादर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट के नियम का फॉलो करें, जो विलयन राउल्ट की बात माने आदर्श विलयन, जो विलयन राउल्ट की बात नहीं मानते हैं वो हमारे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ को। चलिए, परासरण दाब की क्रिया की खोज किसने की? एवेनोलोट ने। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, किन्हीं दो अकार्बनिक प्रकृति कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वो श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड और श्लेष्मा युक्त कैल्शियम फास्फेट, ये दोनों कृत्रिम आपकी झिल्लियाँ होती हैं अर्धपारगम्य। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाओं का अल्पराशरी विलयन में संकुचन क्या कहलाता है? जीव द्रव्य संकुचन। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य संकुचन। नेक्स्ट, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, व मोललता में क्या संबंध है? तो देखो, क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, जितनी जैसे ही आप मोललता बढ़ाएंगे, मोललता का मतलब क्या हो गया? जैसे ही आप मोल बढ़ाएंगे, जैसे ही आप विलेय के आवासशील विलेय पदार्थ के मोल बढ़ाते जाएंगे, आपको उतना ही अधिक टेम्परेचर देना होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया है, बार बार मैं कह चुका हूँ। हिमांक का अवनमन द्वारा अणुभार ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? राष्ट्र कपूर विधि। कौन सी है? राष्ट्र कपूर विधि, ठीक है, विधि राष्ट्र कपूर विधि। ध्यान रखिए, अजलीय विलयन यानी कि वे विलयन जिसमें जल नहीं होता है का परासरण दाब ज्ञात करने की विधि कौन सी है? टाउनेट विधि। कौन सी? टाउनेट विधि। आगे आइए, कार्बनिक प्रकृति में अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है फिनाल का तल। क्या करता है? फिनाल का तल। प्रतिपरासरण विलयन, प्रतिपरासरण विलयन, परासरण विलयन का उल्टा। परासरण विलयन में क्या होता है? जो विलायक के अणु हैं तनु से सांद्र की ओर जाएं, और प्रतिपरासरण में क्या होगा? विलायक के अणु सांद्र से तनु की ओर आएंगे, सांद्र से तनु की ओर आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितना नंबर का आएगा? बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखिए, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्रतिपरासरण किसे कहते हैं? यानी कि परासरण का उल्टा। प्रतिपरासरण मतलब परासरण का उल्टा। नमस्ते बेटा,
सीता जी नमस्ते। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा पूछते रहिए, ठीक है। तो प्रतिपरासरण यानी कि परासरण का उल्टा। परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर जाते हैं। प्रतिपरासरण में क्या होगा, सांद्र से तनु की ओर जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे, सांद्र से तनु की ओर जाएंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपको कैसा लग रहा हूँ बेटा? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं आप बताइए। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण। अब इसका एग्जाम्पल देखें, विलयन एवं विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके जब विलयन पर अधिक दाब लगाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, जब विलयन पे अधिक दाब लगाएंगे तब विलायक के अणु विलयन से प्रति विलायक की ओर जाने लगते हैं। इसे ही परासरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे ही परासरण कहते हैं। इसका उपयोग, अच्छा इसका उपयोग क्या करते हैं, समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं। क्यों भाई, समुद्री जल में क्या होता है, नमक होता है, अधिक सांद्र है। तब हम क्या कर रहे हैं, अधिक सांद्र से विलायक के अणु ले जा रहे हैं। तब जब अधिक सांद्र से आप विलायक के अणु जैसे ही ले जाएंगे, वहाँ नमक बचेगा और आपके पास शुद्ध पानी आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रतिपरासरण का यूज वहाँ करते हैं। आइए नेक्स्ट, एक रसोइया प्याज को साधारण ताप पर काटने की जगह शीतल किए गए प्याज को काटने पर कम आंसू बहाता है, ऐसा क्यों होता है? भाई सिंपल सी बात है, आज से आप क्या करना, अगर आपकी मैम के आंखों में ज़्यादा आंसू आ रहे हैं प्याज के काटते समय, आप जाएंगे कहेंगे मैं आपकी समस्या का हल लाया हूँ। प्याज को काटने से पहले शीतल जल में क्या कीजिए, थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जो प्याज में जो वाष्प होगा, वाष्प जो द्रव हो रहा होगा, वो जब आप काटने जाएंगे तब वो कम वाष्पित होगा और आपकी आंखों तक कम आएगा, जिससे क्या होगा, आपकी आंखों में कम जलन होगी। तो अपनी मम्मी को एक आज एडवाइस दीजिए सब लोग फ़ोन करके कि मम्मी क्या करना है, प्याज को काटने से पहले थोड़ी देर से पहले क्या करना है, उसको ठंडे जल में अच्छे से रख दीजिए। आइए, तो वही इन्होंने कहा है, प्याज को ठंडा काटने पर उपस्थित वाष्पशील द्रव क्या होता है, का वाष्पन जो होता है वो कम होता है, वो कम वाष्पित होता है। आइए आगे आते हैं। हाथ पर वाष्पशील पदार्थ रखने पर ठंडक महसूस क्यों होती है? भाई अब कोई भी आप क्या करेंगे, हाथ पर कोई वाष्पशील पदार्थ रखेंगे, हाथ पे आपकी क्या है, उष्मा, तो वो क्या करेगा, आपकी उस जितनी जगह पे आपने क्या रखा है, वो पदार्थ रखा है, वो आपकी उतनी जगह की उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अब वहाँ की उष्मा सारी की सारी चली गई तो आपको किसका महसूस होगा, ठंडक का महसूस होगा। आपको क्या लगता है कि आपका पंखा आपकी ठंडी हवा देता है? बिल्कुल नहीं। जब भी आप पसीने से बाहर आते हैं तो आपके जो शरीर पर पसीना रहता है, पंखा क्या करता है, बस उस पसीने को वाष्पित कर देता है और आप ठंडा महसूस करते हैं। इसका यही रीज़न रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में पानी देर में उबलता है और रखी जो भी आपकी दाल है वो क्या होती है, जल्दी पक जाती है। अब भाई यहाँ पर क्या है, क्वथनांक का उन्नयन वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लग रहा है कि भाई क्या हो गया, अंदर जब आपने दाल रख दी तो उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर ताप होने के लिए क्या होगा, आपको अधिक ताप देना पड़ेगा। अधिक ताप देने से क्या होगा, अंदर का जो होगा क्वथनांक बढ़ जाएगा और उस क्वथनांक पर, उस अधिक दाब पर, यानी कि उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर रखी दाल जल्दी पक जाएगी। यही आपका आंसर है। तो प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने से जल का वाष्प दाब देर में वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है, जिससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर उबलता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर रखी हुई दाल आपकी जो है वो जल्दी उष्मा प्राप्त करके जल्दी पक जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे आते हैं। बर्फ पर नमक, ये हमने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, कौन सा, हिमांक के अवनमन में, कि भाई ठंडे क्षेत्रों में क्या होती है, बर्फ पे नमक डाल दिया जाता है। तो वही है, बर्फ पर नमक छिड़कने से बर्फ जल्दी पिघलती है। वही रीजन है कि बर्फ पर नमक छिड़कने पर बर्फ का गलनांक यानी कि हिमांक क्या होता है, अवनमन हो जाता है, कम हो जाता है। परंतु वातावरण का ताप तो भाई वही रहेगा, वातावरण के ताप पे थोड़ी ना कोई प्रभाव आएगा, का ताप अधिक हो रहता है जिस कारण बर्फ जल्दी पिघल जाती है। ध्यान रखिए। आइए किस तरीके से, देखिए हवा में प्रश्न उड़ाते चल रहे हैं अपने लोग। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बेटा बताइए, कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। 15 मिनट सर। अब ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों के ब्रेक
में डीजल आयनों का प्रयोग चिकनाई है तो करते हैं, जबकि पेट्रोल का नहीं। भाई सबको पता है, सबको पता है कि पेट्रोल क्या होता है, आपका वाष्पित हो जाता है और इसकी श्यानता क्या होती है, कम होता है। एवरीबडी नोज। इसलिए हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डीजल आयनों का यूज़ करते हैं। आइए भाई, अब सामान्य अणुभार से आप क्या समझते हैं? तो भाई सामान्य अणुभार हम सब जानते हैं, किसी भी विलय का सामान्य अणुभार होगा, लेकिन जब विलय को किसी विलायक में घोल देंगे तो सिंपल सी बात है, उसका अणुभार या तो बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम उसकी अपसामान्य प्रकृति कह देते हैं। तो वही हमने कहा है, जल किसी विलयन में उस पदार्थ का अणुभार उसके सामान्य अणुभार से अधिक होता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, अपसामान्य। इसका रीजन क्या रहता है? रीजन ये रहता है कि कभी कभी क्या होता है, विलय की आणविक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या फिर विलय का वियोजन या संयोजन हो जाता है, यही एक रीजन रहता है, या फिर विलय का संगणन या वियोजन हो जाता है। वान ठाप गुणांक क्या कहता है? कुछ नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो भी प्रायोगिक मान होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। इन दोनों का यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपान अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान को ही आप लोग क्या कहते हैं, वान ठाप गुणांक आई कहते हैं। क्या कहते हैं? वान ठाप गुणांक आई। इसका हमने लोगों ने न्यूमेरिकल्स में यूज देखा है। हेनरी का नियम तथा इसकी सीमाएं भी लिखी है। अब मैंने जब भी बताया था हेनरी के नियम की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे कि हेनरी का नियम किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। दूसरा हमने बताया था ये उन गैसों के लिए होता है जो अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, जैसे कि NH3 की अगर हम बात करें, अमोनिया की बात करें, तो ये NH3 आपकी जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाती है। तो ये NH3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह रूल क्या है, NH3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नियम क्या हो गया, NH3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिए। अथवा ऐसी गैसें जो आपकी आयनित हो जाती हैं, यह रूल उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आइए पढ़ते हैं। यदि किसी गैस के विलायक में, यहाँ पे विलायक है, यदि किसी गैस में विलायक में घोलने पर वह विलायक, यहाँ पर भी विलायक है, विलायक से कोई अभिक्रिया नहीं करती, वही बात जो मैंने बताया, यानी कि NH3 यहाँ पे हम लोग नहीं यूज कर सकते। स्थिर ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती है, इसे ही हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। आइए यहाँ से समझते हैं। तो हेनरी का नियम हो गया K = K/P। इसको ऐसे समझेंगे, किसी विलयन के निश्चित आयतन में घुलित गैस और द्रव्यमान ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, इसे हेनरी का नियम कह देते हैं। अच्छा, मोल प्रभाज के रूप में इसको अगर हम देखें, मोल प्रभाज के रूप में, तो ये मेन कॉन्सेप्ट ये है, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है। किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाज क्या हो गया, X। किसी भी विलयन में, हेनरी का नियम यहाँ से समझिए, किसी भी विलयन में आपका मोल प्रभाज ठीक होती है, प्रावस्था में स्थित गैस के आंशिक दाब के बराबर होता है। यानी कि आंशिक दाब प्रोपोर्शनल होगा मोल प्रभाज के, वो भी विलय का। जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, हेनरी कांस्टेंट KH आ जाएगा। ध्यान रखिए, हेनरी कांस्टेंट KH आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। राजा भाई हाय बेटा। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम ये कहता है किसी भी विलयन में विलय का मोल प्रभाज उस विलय के आंशिक दाब के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, और ये KH हेनरी कांस्टेंट आ जाता है। आपका KH क्या आता है, हेनरी कांस्टेंट। आइए अब हमने क्या इसकी सीमाएं देखी, ये आदर्श गैसों पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है, आदर्श गैसों पे। दूसरा, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई अभिक्रिया नहीं करती। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था NH3 का। NH3 अमोनिया गैस आपके साथ NH3 जल से अभिक्रिया करके NH4OH बनाती है, अतः NH3 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
यहाँ पर अभी मैंने बताया था, ये भाई साहब इससे रिएक्शन करके क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना गए, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अथवा बहुत सारी गैसें जो आयनित हो जाती हैं, वे गैसें जो जल में आयनित हो जाती हैं, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। बात कीजिए HCl की, तो भाई साहब ये इन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, यहीं तक रहा हमारा आपका साथ इस चैप्टर के लिए। आप लोगों ने देखा, सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। किसी को भी अभी भी कोई डाउट आ रहा हो हेनरी के नियम से रिलेटेड या कुछ भी पूछना आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेशन में फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट सेंड कीजिए। अदरवाइज CC कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अदरवाइज CC कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।